देखा करंट कैसे इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। कहां से, तो ये अगर नजदीक आ रहा है किसी भी कॉइल के, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। तो ये देखा है दो पैरेलल वायर और दो एंटी पैरेलल वायर के बीच में, पैरेलल वायर पैरेलल करंट अट्रैक्ट करेगा, एंटी पैरेलल रिपेल करेगा, राइट। एंड देन फिर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, राइट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, राइट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो ये क्या होगी आपकी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, क्या होगी आपकी, तो जब नॉर्थ सामने आ रहा है, इसको रिपेल करने के लिए यहां पे कौन सी पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ की, कौन सी आएगी, नॉर्थ की। अब यहां पे देखिए, अब अगर साउथ दूर जा रहा है, तो दूर जाते हुए को ये चाहेगा रोकना, राइट, बलम हमें छोड़ के मत जाओ, है ना। तो जब दूर जा रहा है तो उसको चाहेगा नजदीक लाना, तो अगेन नजदीक लाना चाहेगा, तो क्या पोलैरिटी डेवलप होगी, नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो सर क्लॉकवाइज कब होगा, इसका अपोजिट, जब नजदीक आ रहा होगा, है ना। जब साउथ नजदीक आ रहा होगा तो कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी, साउथ, साउथ यानी कि क्लॉकवाइज करंट, साउथ यानी कि क्लॉकवाइज करंट, है ना, क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट, राइट, ठीक है, साउथ यानी कि क्लॉकवाइज करंट, क्लियर है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक और क्वेश्चन पूछेगा मजेदार वाला, वो बहुत हेवी अरेंजमेंट कुछ दे देगा, ठीक है, मतलब यहां पे रख देगा मैग्नेट रख देगा, नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल मैग्नेट है, यहां पे कुछ एक कंडक्टर रख देगा और ये कंडक्टर में करंट दौड़ा देगा, ठीक है, ये कंडक्टर में करंट दौड़ा देगा, बैटरी से आपको करंट दौड़ा दिया है, बीच में कुछ इधर रेसिस्टेंस भी रख देगा, इस तरफ में रेसिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस रख दिया, और ये क्या है, फ्री टू मूव है, ये क्या है, फ्री टू मूव है। तो करंट इसमें कैसे जा रही है, अब ये बोलेगा कि इस पे फोर्स किधर लग रहा है, राइट, इस पे फोर्स किधर लग रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन आप बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, देखिए राइट हैंड थंब रूल जहां लगता है वहां फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, राइट हैंड थंब रूल अगर लगता है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता है। तो यहां पे आपको इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सिंपल समझ लीजिएगा, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट किधर जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, है ना। तो करंट का डायरेक्शन ये है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा मान सकते हैं, बी है। तो आपको क्या बताया था, बी से आई से बी के तरफ मुड़ेंगे, आई से बी के तरफ मुड़ेंगे, क्या, आई एल क्रॉस बी, क्या बताया था, याद रखेंगे, आई एल क्रॉस बी यानी कि इधर से हथेली हथेली आई की तरफ रख के मोड़ना है बी के तरफ, है ना। या फिर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो राइट हैंड से बेटर मुझे लगता है आप इससे कर पाएंगे, ठीक है, राइट हैंड से बेटर है आप इससे कर पाएंगे, क्या है, हथेली रखना है आई के तरफ और मोड़ना है बी के तरफ, है ना। तो अभी बी की तरफ मुड़ेंगे तो थंब अंदर जा रहा है, यानी कि फोर्स किधर लगेगा, फोर्स विल एक्ट इनसाइड, फोर्स किधर लगेगा, फोर्स कहां लगेगा, इनसाइड, ठीक है। इनसाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, फोर्स इधर लगेगा, इनसाइड, क्लियर है। तो ये वहां पूछ सकता है कि फोर्स किधर लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन बताइए, ठीक है। पूछेगा हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दो आप यूज कर रहे हैं राइट हैंड थंब रूल, लेकिन तीन चीज अगर है तो वहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला बात लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या यूज कर रहे हैं डजंट मैटर, क्लियर है ये चीज, है ना। तो ऐसे ऐसे फोर्स लगेंगे, ऐसा होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट, नॉर्मल मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या फर्क है ये आपको पूछ सकता है। तो नॉर्मल मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट से आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट की तरह, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट की तरह तभी बिहेव करता है जब आपकी करंट उसमें फ्लो कर रही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, राइट, दो चीजें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, क्वाइल में आपका, राइट, क्वाइल में आपको
क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, कॉइल में सॉफ्ट आयरन कोर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। ये बेल में यूज होता है, ये आपका बहुत सारे अप्लायंसेस में यूज होता है, ठीक है। ये मैग्नेट से ज्यादा इसे प्रीफर किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये तभी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा जब करंट इसमें फ्लो कर रहा हो, अननेसेसरी मैग्नेट आपका नहीं रहेगा वहां पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगी वहां पे, यानी कि नेल्स अगर आप उस बॉडी के आसपास रखेंगे तो अट्रैक्ट नहीं होगा वहां पे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसके जगह पे मैग्नेट, बार मैग्नेट यूज करते हैं तो ऑल द टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट रहेगा, है ना। बार मैग्नेट में आपका ऑल द टाइम मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जनरेट रहेगा, ठीक है। तो अब सर यहाँ पे नॉर्थ साउथ कैसे डिटरमाइन होगा? इट डिपेंड्स अपॉन वेदर द करंट इज क्लॉकवाइज, करंट इज क्लॉकवाइज, है ना, करंट इज क्लॉकवाइज, इस तरफ से करंट क्लॉकवाइज जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लियर है? करंट क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लियर है? तो इस तरीके से साउथ और नॉर्थ डिटरमाइन होगा, पोलैरिटी होगा मैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट, इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल inside, right, coil bounded in a soft iron core, right? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आता है आपका, हाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे, ILB मैंने जो लिखा है, तो आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, राइट, आपको जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो यहाँ पे वो थीटा 90 डिग्री रहेगा, ये ध्यान रखेंगे, थीटा 90 डिग्री रहेगा, तो आपके लिए फॉर्मूला है, रामबान फॉर्मूला है ILB, फोर्स इज इक्वल टू ILB, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप ये फॉर्मूला नोट करके रखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू ILB। चलिए ये हो गया आपका, है ना। देन आपका आते हैं हम लोग, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट दैट इज नॉट द कैलोरीमेट्री, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैलोरीमेट्री, है ना, कैलोरीमेट्री, राइट, कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री यानी कि कैलोरी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कैलोरीमीटर बोलते हैं उसको, और इस प्रोसेस को, इस स्टडी को बोलेंगे कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमीटर क्या होता है? बेसिकली कैलोरीमीटर होता है एक अप्लायंस, एक आपका मटेरियल, कॉपर या किसी मटेरियल का वो बॉक्स होता है जिसमें कि आप हीट चेंज मेजर करते हैं, है ना, जिसमें कि आप हीट चेंज मेजर करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैलोरीमीटर, है ना। और हीट किस में मेजर होता है? जूल में, राइट, कैलोरी में या फिर जूल में, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है आप जानते हैं। देन क्या होता है, कोई भी मटेरियल होगा, कोई भी मटेरियल लिए, राइट, जैसे कॉपर लिए, आयरन लिए, स्टील लिए, कोई भी मटेरियल लिए, तो उसका अपना एक क्षमता होगा हीट एब्जॉर्व करने का, राइट, तो उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। वो क्या होगा? हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, राइट, दैट इज हीट सप्लाई जितना आप करेंगे Q इज इक्वल टू, राइट, हीट सप्लाई जितना आप करेंगे Q इज इक्वल टू डेल T, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T, राइट। ये है आपका Q इज, दैट इज हीट सप्लाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है, ठीक है, हीट हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। तो Q इज इक्वल टू C डेल T, C क्या है आपका? हीट कैपेसिटी, C क्या है? हीट कैपेसिटी, ठीक है। और हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी अगर बोल दे Q इज इक्वल टू, right, ms del T, so this ms is where S is specific heat capacity, right, S क्या होता है? specific heat capacity, right, S क्या होता है? specific heat capacity, क्लियर है? S हो गया आपका specific heat capacity, राइट। चलिए जिससे भी डिनोट करें, कोई C से डिनोट करता है, कोई S से डिनोट करता है, बस समझना यह है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा आपका?
एस, एस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो हो जाएगा Q बाय M डेल T। T क्या है? केल्विन में। T क्या है? केल्विन में, यानी कि rate of change of, that is heat supplies, amount of heat required to change the temperature by 1 degree Celsius of 1 unit mass। ठीक है, तो ये चीज जो होता है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का कांस्टेंट होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी वाटर है तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक कांस्टेंट होगा, चाहे आप इतना अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए या इतना अमाउंट ऑफ वाटर लीजिए, राइट। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे तो हीट सप्लाइड विल चेंज, राइट। तो Q क्या हो जाएगा? MS। MS होता है Q, राइट, बट S विल बी सेम। क्लियर है? तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? उसका अपना प्रॉपर्टी होता है ना? हीट कैपेसिटी उसका अपना प्रॉपर्टी होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, राइट, हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि होता क्या है। ठीक है, देखिए आइस है, समझिएगा आइस है। क्वेश्चन कहां पे आता है? क्वेश्चन यहां मिक्सिंग वाला क्वेश्चन भी आएगा, है ना। अब जैसे पानी में अगर आप आइस डाल देंगे, आइस अगर डाल देंगे वाटर में, कहां पे? वाटर है, इसमें आइस क्यूब्स डाल दिए, क्या किए? आइस क्यूब्स डाल दिए, तो होगा क्या? वाटर का पहले टेम्परेचर था T इनिशियल, ठीक है, बाद में टेम्परेचर हो जाएगा T फाइनल, और ये T फाइनल आपका सिर्फ वाटर का नहीं, आइस का भी होगा T फाइनल, राइट। या तो दो बातें हो सकती है, आइस मेल्ट कर जाए या फिर आइस उसी में रहे लेकिन टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये बातें होती है। अब इसको समझते हैं थोड़ा बारीकी से, है ना। होता क्या है? ठीक है, होता क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं, राइट। ओके, तो अब देखिए, राइट, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। या चलिए देखते हैं, है ना। हेलो हेलो हेलो, या चलिए आवाज आ रही है अब, है ना। तो अब ये चीज देखेंगे कि कैसे जो है आपका हीट करते हैं हम लोग। नॉर्मली आइस से पहुंचेंगे हम लोग स्टीम तक, तो क्या क्या चेंजेस आता है। यहाँ पे है आइस, राइट। आइस है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे, और राइट, आइस है आपका 0 केल्विन पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, सेल्सियस में बात करेंगे, है ना। 273 केल्विन पे है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए। तो अब क्या होगा? सेम 0 डिग्री सेल्सियस पे, राइट, और 273 केल्विन पे, 273 केल्विन पे सेम क्या होगा आपका? आइस से हो जाएगा वाटर, एंड दिस इफेक्ट विल कॉल्ड एज मेल्टिंग। क्या होगा? मेल्टिंग। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपको? यहां पे कुछ नहीं, m, यहां पे क्या लगेगा आपका? जितना मास होगा इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट, L फ्यूजन, राइट, m इंटू L फ्यूजन। बस ये आपको लगाना है यहां पे। L फ्यूजन क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए टेम्परेचर मल्टीप्लाई नहीं होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये काम कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, इसीलिए आपका यहां पे कभी भी टेम्परेचर मल्टीप्लाई नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा? वो जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि डेल टी से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। क्लियर है? तो आइस मेल्ट किया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहां पे आया। अब ये वाटर क्या है? वाटर हीट होगा, कहां तक जाएगा? अभी यहां पे है 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे। कितने पे है? 273 केल्विन पे। ये कहां तक जाएगा आपका? ये हीट होगा, हीट होकर के जाएगा कहां पे? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे। क्लियर है? तो यहां पे क्या आ जाएगा? एम एस डेल टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां पे काम पे आएगा।
क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि हीट लेने की क्षमता, है ना, तो वो यहां पे काम पे आएगा। यानी कि अगर इसके बीच में कोई चेंज होता है टेम्परेचर का तो एम एस डेल टी से काम चल जाएगा। फिर यहां पे क्या हो गया, यहां पे वाटर किस में चेंज किया है, वाटर वाटर में ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, बस उबाल आ गया है ना, क्या हो गया, गर्म हो गया है, और ज्यादा गर्म करने पे वो अब गायब हो जाएगा। तो बस ये 100 जैसे पहुंचे, अब यहां पे क्या होगा, ये सेम एट 100 डिग्री सेल्सियस m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा, वेपर, ये क्या हो जाएगा, वेपर। टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर रहेगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। क्लियर है। आइस वाटर, वाटर से वाटर में 0 से 100 एंड देन वाटर टू वाटर वेपर, ठीक है। अब इसको आप समझ गए अगर, तो अब क्या होगा, अब जो मिक्सिंग वाली जो भी खेल होगी, है ना, जो भी मिक्सिंग वाली खेल है, आपको वाटर में कुछ भी मिला रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या होने वाला है, जैसे वाटर में आपने मान लीजिए वाटर में आपने मिला दिया एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आइस, है ना, या फिर वाटर को आपने एक हीट किया है, क्या किया है, वाटर को या तो हीट कर दीजिए या फिर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आइस मिला दीजिए, या फिर वाटर में आपने हॉट टम्बलर रख दिया है ना, वाटर में आप हॉट कॉपर का आप हॉट बॉल पुट कर दिए, हॉट बॉल, है ना, कॉपर का हॉट बॉल पुट कर रहे हैं वाटर में, तो क्वेश्चन कैसा भी दे, होना क्या है अब, ठीक है, होना बस ये है, अब हॉट बॉल जो है वो टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहां से टेम्परेचर वाटर में आएगा, और वाटर क्या होगा, अगर ये 100 तक रहता है, 100 के पहले तक रहता है, अगर इसको मान लेंगे T, तो जितना टेम्परेचर यहां से डाउन हुआ इसका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा T, इनिशियल टेम्परेचर था T इनिशियल, इसका वाटर का इनिशियल टेम्परेचर था TW इनिशियल, वाटर का फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा TW फाइनल, और ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, है ना, दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम होगा, तो वहां से आप दोनों को ये जितना हीट लॉस, टोटल हीट इज कंजर्व्ड, क्या होता है, टोटल हीट कंजर्व होता है, टोटल हीट ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, टोटल हीट ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, यानी कि हीट लॉस बाय right copper, heat loss by copper ball is equal to heat gained by water, heat gained by water, right, heat loss by copper ball is equal to heat gained by water, क्लियर है। तो ये कहानी होगा, तो इसको आप रिलेट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे हीट देने के लिए वो पावर का इस्तेमाल करेगा, राइट, आई स्क्वायर आर टी, क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, तो हीट वो अलग अलग तरीके से देगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, हीट क्यू कैसे लाएगा वो, सर वो क्या कर रहे थे, हीटर चलाएं, हीटर पे पानी बॉयल कर रहे हैं, तो हीटर इतना बिजली कंज्यूम किया है, ठीक है, कितने देर तक चला, 1 घंटे तक चला है, तो पानी कितना गर्म हुआ, राइट, तो पानी का टेम्परेचर इनिशियल कितना था, इनिशियली था फॉर टाइमिंग 27 डिग्री सेल्सियस, देन फाइनल कितना होगा, तो जितना पावर लॉस नहीं हो रहा है, राइट, हीट लॉस नहीं हो रही है, तो कितना हो जाएगा फाइनल, तो जितना आप पावर वहां पे जितना भी आपका आई स्क्वायर आर टी से जितना हीट डेवलप होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, पानी का टेम्परेचर राइज करने में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है, एक दूसरे से चीजों को रिलेट करता है, यूनिट भी ध्यान में रखेंगे, राइट, यूनिट भी ध्यान में रखेंगे, है ना, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट कहानी है चेंज इन फेज, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट, फेज चेंज वगैरह डिस्कस कर लिया। हाँ, फेज चेंज का अगर आपसे ग्राफ पूछेगा, फेज चेंज का अगर आपसे ग्राफ पूछेगा तो ये ध्यान रखेंगे, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और ये ऐसा, तो यहां पे सॉलिड है, सॉलिड को हीट करेंगे, कुछ हद तक सॉलिड हीट लेगा, एंड देन सेम टेम्परेचर पे यहां क्या हो रहा है, फ्यूजन, क्या हो रहा है, फ्यूजन, है ना, फ्यूजन के बाद वो क्या बना है, लिक्विड, पूरा लिक्विड यहां तक जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यहाँ पे Q है, यहाँ पे डेल T है, हीट बढ़ाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, देन सेम टेम्परेचर पे, राइट,
सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर है, आई एम सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है, और यहाँ पे है हीट, क्योंकि आप हीट बढ़ा रहे हैं, आप क्या बढ़ा रहे हैं, हीट बढ़ा रहे हैं, राइट, आप क्या बढ़ा रहे हैं, हीट बढ़ा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर रहेगा, आप इसमें चेंज ला रहे हैं, इसमें आप चेंज ला रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे रहता है, और जो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है वो वाई एक्सिस पे रहता है ना। तो ये सेम होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ठीक है, एंड देन उसके बाद कांस्टेंट, ये फिर आगे वेपर बन जाएगा। तो ये है फेज डायग्राम, सॉलिड, राइट, फेज चेंज, फ्यूजन, दैट इज लिक्विड बिकमिंग लिक्विड, राइट, ठीक है, एंड देन आपका अगेन लिक्विड रहेगा यहां तक, ये क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, देन बिकम्स वेपर एट दिस, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे ms del t का खेल है, ठीक है, तो ये चीज हो रहा है ना, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, न्यूमेरिकल बाद में डिस्कस करूंगा, पहले ये सब सारी चीजें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। रेडियो एक्टिविटी, अब नेक्स्ट आता है आपका रेडियो एक्टिविटी, राइट, नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिविटी, राइट। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, देखिए होता क्या है कि कुछ न्यूक्लियस जो होते हैं, रेडियो एक्टिविटी किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, किसमें, न्यूक्लियस में, कैसे न्यूक्लियस में, अनस्टेबल न्यूक्लियस, कैसे न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस, राइट, अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स, राइट, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, अनस्टेबल न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, राइट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है आपका वेरी लेस, इसका आपका स्टेबिलिटी कर्व होता है, राइट, तो स्टेबिलिटी कर्व होता है वो जितना उससे ज्यादा डेविएट रहेगा, ठीक है, जहां तो वहां पे वो क्या होगा, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता जाएगा। एक तो पहला कारण ये है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज वेरी लेस, ठीक है, इज लेस। दूसरा क्या कारण होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहां पे क्या होता है, वजन बढ़ जाता है, मोटा आदमी जो है उसको मूव करने, मोबिलिटी उसकी कम हो जाती है, मोटा आदमी उतना ही अनस्टेबल रहता है, राइट, ये अनस्टेबल इन द सेंस कि वहां पे मोटा आदमी को चीजें करने में बहुत परेशानी होती है, और यहां पे इसका जैसे मोटापा बढ़ेगा तो प्रोटॉन्स जो है उसको बाइंड करके रख पाने में सक्षम नहीं होंगे, है ना, तो अब क्या होगा, वो धीरे धीरे टूटना चाहेगा इनटू अ स्मॉलर स्टेबल न्यूक्लियाई, है ना, तो वो होता है आपका क्रिप्टन बेरियम, जैसे यूरेनियम 235 टूटता है आपको क्रिप्टन और बेरियम में, है ना, यूरेनियम 235 टूटता है आपका क्रिप्टन और बेरियम में, है ना, तो ये चीज रखेंगे ध्यान में, ठीक है। क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वेरी लेस और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसलिए होता है न्यूक्लियस अनस्टेबल, और इसलिए होती है आपका डिसइंटीग्रेशन, एंड दैट डिसइंटीग्रेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बैक्वेरल, है ना, उसको हम लोग बैक्वेरल, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, बैक्वेरल, BQ, बैक्वेरल, है ना, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है बैक्वेरल, क्लियर है। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है, चलिए हाँ एक क्वेश्चन आता है, तो पहले रेडियो एक्टिविटी समझ गए हम लोग, है ना, क्यों हो रही है। अब इसमें होता क्या है, तो आपका 3 तरह के रे एमिट करता है। स्टेबल होने के लिए न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए क्या होता है, अल्फा या फिर और बीटा और गामा रे एमिट करता है, राइट, अल्फा बीटा और गामा रे एमिट करता है, राइट, कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए अल्फा बीटा और गामा रे एमिट करता है। ये सारा रे एमिट करे जरूरी नहीं है, कोई भी एक रे एमिट करेगा, 2 रे एमिट करेगा, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अनस्टेबिलिटी, है ना। तो अब अल्फा रे क्या होता है, अल्फा रे क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, इट इज हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे आपका इस पे चार्ज +2 होता है,
ये होता है आपका 4 और ये है 2। क्यों चार्ज +2? क्योंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन घिसका लिए गए हैं, है ना। तो ये हीलियम न्यूक्लियस सिर्फ बचा, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया गया, सिर्फ न्यूक्लियस है ना। तो अल्फा रे इज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस है, मोटा है, तगड़ा है, हट्टा है, तो लेस पेनिट्रेटिंग पावर, लेस पेनिट्रेटिंग पावर, लेस पेनिट्रेटिंग पावर, राइट। एंड इस बाद चार्ज है, डबल चार्ज है, देन वेरी right highly ionizing power, very highly ionization power, ionizing power, right, very highly ionizing power, less penetrating power, right। तो इसी सब पे क्वेश्चन आएगा, कितना पेनिट्रेटिंग पावर हाई किसका होते हैं। और उसके बाद बहुत ज्यादा ये डेविएट करता है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। ये किसमें डेविएट करता है? इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। deviates in right इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक यहां पे ये है तो ज्यादा चांसेस है, deviates in इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज के कारण, स्टैटिक चार्ज के कारण, ठीक है। मूव करेगा, जब मूव करेगा तो डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट करेगा, है ना। फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, मैग्नेटिक फील्ड जब मूव करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करेगा। इवन स्टेबल भी रहेगा, जब U = 0 है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आता है आपका बीटा रे। हाँ, अब इसमें ये चीज देखेंगे कि जब ये कोई भी पेरेंट न्यूक्लियस से निकलेगा, जब ये आपका कोई भी न्यूक्लियस से निकलेगा, से न्यूक्लियस इज Z, राइट, से निकलेगा, तो यहाँ Y जो बनेगी वो आपका, अगर ये सॉरी अगर इसको हम लोग Z नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं, अगर ये X है तो ये Z है और ये है A। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय A, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। यहां से अल्फा निकल गया तो ये Y बना, कितना हो जाएगा? A-4 Z-2। कितना बनेगा? A-4 Z-2। ध्यान रखेंगे एक बात का, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान देंगे, ये X था, यहां से Z निकला है और A निकला है, तो Y1 Y डैश बना है, या Y ही है, Y बना है आपका, क्या बना है? Z-1, Y बना आपका Z-2 A-4, यही बना है, प्लस हीलियम न्यूक्लियस प्लस He2 4, यही निकला है बाहर। तो अब ये ध्यान रखिएगा, देखिए यहां पे जब भी रेडियो एक्टिविटी डीके होता है, टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, टोटल मास इज कंजर्व्ड। नोट करिएगा, नोट क्या करना है? नोट करना है आपको, नोट करना है टोटल मास इज कंजर्व्ड, टोटल मास इज कंजर्व्ड, right, and total charge of the system is conserved, total charge is conserved। तो यहां पे देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है? A, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है? Z। नेक्स्ट अगर यहां पे दिखाता है, नेक्स्ट अगर बोलता है कि यहां से अगर मान लीजिए, ठीक है, यहां से अगर कोई यहां पे C कोई नेक्स्ट बन गया है, प्लस यहां पे दे दिया है हाइड्रोजन 1 क्या दे दिया है? हाइड्रोजन 1 ठीक है, कुछ सी भी यूज होता है, तो इसको मान लीजिए आप, राइट, W, ठीक है, W यहां से निकला है, यहां पे एक बना है जिसका आपको बताना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, राइट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या करते हैं एग्जाम में? आप करेंगे, आपका दिल कह रहा है और आपका दिमाग भी यही कहेगा कि आप जो है सिर्फ इसको तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? इसको। और आप क्या करके आएंगे? आप लिख के आएंगे यहां पे हाइड्रोजन निकला है H11, तो यानी कि यहां हो जाएगा Z-3 और यहां हो जाएगा A-5, यही लिख के आएंगे आप। जहां तक मुझे 99% मैं श्योर हूं कि आप क्या करेंगे, यहां से ये टूटा है, यहां पे दे देगा, फिर इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है ना। तो आप पहले इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे और इसको बनाएंगे इससे। नहीं मेरे मित्र, अगर ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कभी भी ये गलती नहीं करिएगा। क्या गलती नहीं करिएगा? कि सिर्फ और सिर्फ इससे बना रहे हैं, ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा।
नेट आपका जेड था। अब देखिए यहां पे क्या नेट जेड है, क्या नेट जेड है? अभी नहीं है। ठीक है, क्या नेट जेड है? नहीं है। तो ये आपका कहां से बनेगा? ये आपका बनेगा यहीं से। ये आपका कहां से बनेगा? यहीं से बनेगा। नेट मास और नेट चार्ज कंजर्व रहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। नेट मास और नेट चार्ज कंजर्व रहते हैं। तो यानी कि W ये नहीं होगा, W क्या होगा? A-1 और Z क्या होगा? Z-1 ये होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर W का। बात नहीं हजम हो रही है, दिमाग में डाल लीजिए ये बात, क्योंकि यहां पे क्या है, आपको ये पार्ट को अलग नहीं किया है। ठीक है, जेड से ही ये चला आ रहा है, तो यहां पे जितना भी आपका ए था ये जेड था, वही सेम यहां पे टोटल ए और टोटल जेड रहेगा, बिकॉज मास आपकी कंजर्व रहती है और चार्ज भी कंजर्व रहता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पे बनता है और एग्जाम में 99% मैं गारंटीड करता हूं कि ये बहुत लड़के गलत करके आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको यही बड़ा दिख रहा है, इसी को तोड़ेंगे। ठीक है, नहीं दोस्त, ये दोनों कंबाइन भी हो सकता है, आपस में टकराया होगा ये दोनों और ये मिलके ये बनाया होगा। राइट, ये भी तो हो सकता है। यहां पे तो आपको बोल दिया अल्फा एमिशन, यहां पे बोल दिया अल्फा एमिशन। ठीक है, तो आपका ये आपने निकाल दिया। अगर यहां पे बोल दिया अल्फा एमिशन, तो ये क्या है? निकल चुका है। अगर ऐसा बोलता है अल्फा एमिशन ये निकल चुका है, तब यहां पे ये प्लस नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर यहां लिखता है अल्फा एमिशन, तो यहां प्लस नहीं आएगा, तो फिर ये इससे बनेगा, तो फिर ये इससे बनेगा। लेकिन अगर यहां प्लस में देता है, अगर एग्जाम में यहां पे प्लस में देता है, देन ये इस टोटल से बनेगा, देन ये इस टोटल से बनेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, कब किससे बन रहा है ये चीज ध्यान में रखना है। ये बहुत गलती करते हैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट को मैंने देखा है। राइट, तो ये बातें ध्यान में रखेंगे, उत्सुकता में नहीं करेंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, जो पूछा है एग्जाम में भी पूछ सकता है कि आपका क्या हो गया, यहां से 3 रे निकाल दिया। ठीक है, 3 रे निकाल दिया है। एक है अल्फा बीटा गामा, ए रे ए बी सी है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा रे कौन सा है? तो ये तो दिख जाता है, ये है गामा, क्योंकि चार्ज नहीं है ना, ये दिख जाता है, ये है गामा। ठीक है, अब कौन ज्यादा मुड़ेगा, अल्फा मुड़ेगा कि बीटा मुड़ेगा? क्वेश्चन ये आता है, कौन ज्यादा मुड़ेगा? ये ज्यादा मुड़ रहा है और ये थोड़ा कम मुड़ रहा है। राइट, क्या हो सकता है? एनी गेस, क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा? बताइए आप लोग, एनी गेस? देखिए किस पे चार्ज ज्यादा है? हीलियम वाले पे, अल्फा पे। राइट, जिस पे चार्ज ज्यादा है वो उस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, वो ज्यादा बेंड करेगा, यानी कि वो उसका रेडियस कम होगा। ठीक है, तो ये जो है ज्यादा बेंड कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका अल्फा पार्टिकल। जो ज्यादा बेंड कर रहा है वो अल्फा होगा, जो थोड़ा कम बेंड कर रहा है वो बीटा होगा और गामा ये होगा। क्यों सर? क्योंकि चार्ज ज्यादा, उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। राइट, और दूसरी तरीका से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अल्फा, अच्छा हाँ एक चीज और, सॉरी एक चीज और देखना है, सॉरी यहां पे ये चीज देख लीजिएगा आप, यहां पे ये चीज देख सकते हैं कि फोर्स किस पे किधर लग रहा है। राइट, अल्फा पार्टिकल पे देखिए, ऐसे यहां से निकला है, यहां से सीधा, सॉरी यहां से निकला है ना, ऐसे देख लीजिए यहां से निकला है। ठीक है, आपको नहीं पता है कौन सा चार्ज है, तो ये हो गया आपका Q, QV क्रॉस B, QV क्रॉस B, यानी कि वो किधर जा रहा है आपका, इधर जा रहा है। ठीक है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है अगर, तो पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इधर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज है। राइट, इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है और इधर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज है ना। हाँ, इससे देखेंगे, ये भी ध्यान देंगे। ठीक है, कैसा वो बना रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। बी अगर अंदर है तो आप देखिए QV क्रॉस B, राइट, तो जाना चाहिए था राइट में, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होगा अल्फा, ये होगा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और यहां पे कर्व सेम बनाएगा, तब ये आपका C क्या होगा, लगभग सेम बनाएगा, और बी ये होगा आपका नेगेटिव, उल्टा साइड में जाएगा, तो ये होगा बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। ये ज्यादा सही है, ऐसे इस पे आंसर, इस बेसिस पे आंसर दे देंगे, करेक्ट है। ठीक है, अगर दोनों को सेम साइड में मोड़ता, हालांकि नहीं मुड़ेगा, ठीक है नहीं मुड़ेगा, ठीक है, तो यही तरीका अच्छा है, यही तरीका अपनाएंगे।
ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, क्यू क्या है? पॉजिटिव, तो आपका राइट इस साइड में मुड़ेगा, और क्यू है नेगेटिव तो आपका इस साइड में मुड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में आप रखेंगे, है ना दोस्त? क्लियर है अब ठीक है, मामला सेट है ना? चलिए नेक्स्ट जो है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या देगा कि एक तरफ में दे देगा इलेक्ट्रोड माइनस वाला दे देगा और एक तरफ इलेक्ट्रोड दे देगा प्लस वाला। तो माइनस वाले एक तरफ में कौन जाएगा? प्लस चार्ज, और प्लस वाले तरफ में कौन जाएगा? बीटा पार्टिकल माइनस चार्ज। तो बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? बीटा पार्टिकल होते हैं बीटा पॉजिटिव दैट इज पॉजिट्रॉन, बीटा नेगेटिव दैट इज इलेक्ट्रॉन, राइट? सो बेसिकली नॉर्मली बीटा को हम लोग बीटा इलेक्ट्रॉन से ही रिफर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली, राइट? बीटा पार्टिकल्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से निकलता है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन से निकलेगा आपका, न्यूट्रॉन से आपका निकलता है क्या? बीटा नेगेटिव, तो आपका क्या बनेगा? प्रोटॉन। क्या बनेगा? प्रोटॉन। क्या बनेगा? प्रोटॉन। और प्रोटॉन से निकलेगा आपका बीटा पॉजिटिव। क्या निकलेगा? बीटा पॉजिटिव, तो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन्स। क्या बनेगा? न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन से बीटा पॉजिटिव निकलेगा तो न्यूट्रॉन बनेगा, न्यूट्रॉन से बीटा नेगेटिव निकलेगा तो क्या बनेगा? प्रोटॉन। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन बन रहा है यानी कि Z+1 हो जाएगा, लेकिन A सेम रहेगा। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन रहा है, Z-1 हो जाएगा, लेकिन A सेम रहेगा। A सेम रहेगा, A सेम रहेगा। सर A सेम क्यों है? क्योंकि मेरे दोस्त इसका और इसका वजन सेम है। मास ऑफ न्यूक्लियस, राइट, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज इक्वल। दोनों का क्या है? सेम है, मास लगभग सेम है। ठीक है, इसलिए ए पे कोई चेंज नहीं आएगा। बीटा एमिशन से ए पे चेंज नहीं आएगा। तो सर गामा से क्या होगा? अब गामा क्या है? बेसिकली गामा एमिशन तब होता है जब न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई जो है आपका, वो आपका कम स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल करने के लिए वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जाते हैं, तो गामा एमिशन होता है। तो गामा इज बेसिकली अ लाइट, नाइदर इलेक्ट्रॉन नॉर प्रोटॉन। तो यहां पे क्या है? चार्ज नहीं है, गामा पे चार्ज नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है? सिंपल लाइट पार्टिकल्स है। क्लियर है? तो गामा क्या होता है आपका? गामा हमेशा स्टेबल करने के लिए निकलता है। तो ये है कहानी आपकी, आज की कहानी ये है। हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें देख लिया है, जो जो इंपॉर्टेंट बातें थे वो कर लिया है। अब आप रिवाइज करेंगे, और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट में पोस्ट करेंगे, राइट? और मेल भी कर सकते हैं, राइट? आप मेल भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, राइट? हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी के लिए, राइट? थैंक यू, बाय, और बेस्ट विशेस, है ना? अच्छे से दीजिए एग्जाम। थैंक यू, बाय।